हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 7 की, जो कि हम पीआरटी की एनआईएस समरी कर रहे हैं। 501 ब्लॉक का 7th चैप्टर। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूई। यूई की फुल फॉर्म क्या है गाइस? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन करना एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पर, प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रेशन क्या है वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो सेंट्रलाइज्ड, पहले मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है कि जब सारी शक्ति केंद्र या राज्य के पास होती है बस। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है जब शक्ति में मतलब जो जितनी भी पावर है वो पावर कम्युनिटी के पास है, पेरेंट्स के पास है, स्कूल के पास है, टीचर्स के पास है, कुछ स्टूडेंट के पास भी। तो मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट हो पाता है। डिसेंट्रलाइज में शक्तियां बट जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है अर्ली एजुकेशन का वो डिसेंट्रलाइज्ड करो, ताकि सभी का योगदान हो पाए, हम इंक्लूजन कर पाए। होपफुल आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई होंगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ मामलों को स्थानीय रूप से निपटाया जा सकता है, स्थानीय मतलब कम्युनिटी लेवल पर ही। स्कूल के अधिकारियों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो स्कूल के जो अधिकारी हैं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में वो भी वही भागीदारी ले सकते हैं। ये थोड़ी ना कि बस केंद्र सरकार और राज्य सरकारी सारी मामले को निपटाए। विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा की समानता और समावेशी सुनिश्चित करना। वही कि समावेशन और समानता आ पाए सभी का। देखो, ग्राउंड लेवल पर ज्यादा समस्या को हम अच्छे से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, रेदर देन हाई लेवल पर। कार्य योजना। कार्य योजना मतलब कि माइक्रो प्लानिंग ने प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर नजर रखने की प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म नियोजन पर बल दिया है। देखो, ये जो कार्य योजना है मतलब जो माइक्रो प्लानिंग है, ये हमारी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन 1992 में दी गई थी। माइक्रो प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो, सारे चैप्टर में माइक्रो प्लानिंग ही घूम रही है, तो इसको अच्छे से समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो प्लानिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जो ट्रैक करती है एवरी चाइल्ड की एजुकेशन प्रोग्रेस को, कितनी प्रोग्रेस हुई। इसलिए जो हमारी माइक्रो प्लानिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि हर एक बच्चे की सूक्ष्म बातों का भी पता चल सके और हम उसका हल निकाल सके। इंडिया एक्सपीरियंस विद डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण के साथ भारत का अनुभव कैसा रहा? देखो, विकेंद्रीकरण शुरू हो गया कि शक्तियों का बंटवारा हो गया अलग अलग लेवल्स पर सबके बीच में। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें हैव क्रिएटेड अ कॉन्टिनेंटल एम्बियंस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू प्ले अ मोर डायनामिक एंड प्रोएक्टिव रोल। तो 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है पंचायती राज से रिलेटेड है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा पंचायती राज के पास भी कर दिया गया था। वही बात इसमें बताई गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक ये उदाहरण है। वरना तो केंद्र और राज्य सरकार ही कर रहे थे, लेकिन पंचायतों में शक्तियों को बांट दिया गया। अब देख लेते हैं आईसीडी। आईसीडी क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल करती है अपने में। कि अनुभव से पता चला कि स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जैसे जो आईसीडी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है 0 to 6 है, तो उन बच्चों की मतलब देखभाल, खाना, भोजन और सारी व्यवस्थाओं अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है कि इंपॉर्टेंट है भाई। डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा हुआ इस चीज से। पंचायती राज संस्थाएं स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक पेशेवर और प्रशासकों को सहायता दे सकते हैं। बिल्कुल। अब आईसीडीएस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल कार्यक्रम में के एक रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। तो आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 2 अक्टूबर 1975 को आया था। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें 0 to 6 ईयर के बच्चे आते हैं, गर्भवती महिला आती है और किशोरियां आती हैं। उनकी देखभालों को, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या समस्या, उनको सुधारने के लिए ग्राउंड लेवल पर मतलब जो हमारा स्थानीय लोग हैं उनके बीच इसको शुरू करके उच्च स्तर तक लेके जाया जाता है। तो इस इन पॉइंट से आपको पता चला कि डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आईसीडी के एक एग्जांपल है, हमें बताया 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, उसके थ्रू हमें पता चला।
एंड ये देख लेते हैं स्थानीय समुदाय का सक्रिय सहयोग पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो स्कूल में बनाई जाती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्यों? ताकि पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं स्कूल के काम में, उनको पता रहता है कौन सी चीज कैसे, उनके सुझाव मांगे जाते हैं। गांव और शहर वार्ड को शिक्षा समिति, माता पिता शिक्षक संघ, मातृत्व शिक्षा संघ, आदिवासी स्वायत्त विकास संघ, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी संघ होते हैं। अब देख लेते हैं हम। अब डिसेंट्रलाइजेशन होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लानिंग एट माइक्रो लेवल, प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल, तो प्लानिंग करनी है हमें माइक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल क्या, मैंने आपको पीछे बताया कि हम छोटे से स्तर से लेके, बच्चे से लेके, पेरेंट्स से लेके, टीचर से लेके, उसके बाद डीओ से लेके, उसके बाद स्टेट्स तक, फिर राज्य तक, इस तरीके से हम माइक्रो लेवल से शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है ये। द पार्टिसिपेशन ऑफ द बेनिफिशरी द लोकल पीपल इन आइडेंटिफाइंग नीड, जरूरतों की पहचान करने में लाभार्थी स्थानीय लोगों को भागीदारी होती है, स्थानीय लोग भागीदारी करते हैं तो जरूरतों की बेसिक पहचान हो पाती है। सामग्री इनपुट, सहकारी कार्यवाही, सहायक प्रयासों के माध्यम से अधिक संसाधनों का निर्माण के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों का सर्जन। तो ये कह रहे हैं कि जनरेटिंग अवेलेबल रिसोर्स को हम जनरेट कर सकते हैं, मटेरियल इनपुट हमें पता चल सकता है, कोऑपरेटिव एक्शन हम मिलके ले सकते हैं, क्रिएटिंग ऑफ एन रिसोर्स थ्रू सपोर्टिव एफर्ट के साथ हम रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ विलेज प्लान कीपिंग इन व्यू द अवेलेबल रिसोर्सेज, तो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने विलेज लेवल पर, विलेज प्लान करके विलेज में, एंड एक हम व्यू रख सकते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे उपलब्ध हैं। तो एक तरीके से क्या होगा कि हमारी ये जो जितनी भी हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख पाएंगे, प्रिपरेशन विलेज प्लान पर प्रिपेयर करेंगे, मटेरियल इनपुट्स को देख पाएंगे, क्रिएटिंग मोर रिसोर्स थ्रू सपोर्टिव एफर्ट होगा हम सबका मिलके, पार्टिसिपेशन बेनिफिशियरी होगा, लोकल पीपल्स इंक्लूड होंगे, आइडेंटिफाई हम नीड कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल तक प्लानिंग हो पाती है माइक्रो प्लानिंग से। होपफुली आपको लिटिल बिट समझ आ गया होगा। अब स्टेप्स क्या हैं हमारे, स्टेप्स फॉर इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन माइक्रो प्लानिंग, तो क्या स्टेप्स होंगे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के माइक्रो प्लानिंग के अंदर। तो सबसे पहले एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का सशक्तिकरण करना जरूरी है। कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करो भाई, मीना कैंपेन हो सकता है, माँ बेटी मेला हो सकता है, महिला हो सकता है हमारा महिला सलमैने का, किशोरी मेला हो सकता है, बाल शिशु मेला हो सकता है, प्रभात फेरी, एनरोलमेंट ड्राइव, तो हम इन सब के थ्रू सशक्त कर सकते हैं अपने समुदाय को। पहला हो गया। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग टीम्स, तो आइडेंटिफाई करो हमारी प्लानिंग टीम में कौन कौन शामिल होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कोर प्लानिंग टर्म्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यू रिक्वायरिंग इंटरवेंशन, तो हम उन इश्यूज को भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें हम इंटरवेंशन हस्तक्षेप करने की जरूरत है। डाटा रिक्वायरमेंट एंड सोर्स ऑफ डाटा, तो डाटा की आवश्यकता होती है भाई अगर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि कितने हमारे विलेज में मेंबर्स हैं, कौन कौन हमारे स्कूल में अभी मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए डाटा एक होना चाहिए कि कितने लोगों को हमें और शामिल करने की जरूरत है। माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज, तो पहले आप माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेटिंग टारगेट, एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, रिटेंशन, पासिंग रेट्स, डिसाइडिंग एंड सीक्वेंस द एक्टिविटी, तो ये सब आप पहले ही प्लान कर ले कि कितने एनरोलमेंट आपको टारगेट करना है कि इस साल इतने एनरोलमेंट मुझे स्कूल में करवाने हैं, हम सबको मिलकर ड्रॉप आउट को कितना % कम करना है, पासिंग रेट क्या है स्कूल का, तो इन सभी चीजों को पहले से डिसाइड कर लो। लॉजिकल फ्रेम ऑफ एक्शन, कि आप लॉजिकली फ्रेम कर लो कि किस तरीके से हमें क्या क्या एक्शन लेना है, वो सबके सब कुछ सीक्वेंस में लॉजिकली फ्रेम हो। लाइक एग्जांपल दिया गया कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, उसमें लॉजिकली हर एक बात है कि हमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर वर्क करना है, टीचर एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर काम करना है, महिला समख्या, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन स्पोर्ट फॉर प्राइमरी लेवल, तो इस तरीके से लॉजिकली फ्रेम कर ली गई थी चीजें। इसी तरीके से हमें इस तरीके की माइक्रो प्लानिंग करनी है ताकि हम अपने आसपास के विलेज के सभी प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी के साथ मिलकर सॉल्व कर सकें। अब देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीईओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीआरसी, डाइट, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी, तो इन सब की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जो डीईओ है, वो जन्म पंजीकरण के लिए अभियान करता है, अभियान शुरू करेगा कि कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई, नामांकन के लिए कदम उठाएगा कि स्कूल में कितने नामांकन हुए, शिक्षक रिक्तियां कितने मतलब टीचर की रिक्वायरमेंट है, कितने पद खाली हैं, शिक्षक प्रशिक्षण की निगरानी की शिक्षक ने प्रॉपर क्वालिफिकेशन की हुई है, शिकायत निवारण समिति स्थापित करे, तो ये सारे काम किसके हैं, डीईओ के,
जो मॉनिटर करेगा टीचर वैकेंसीज को, टीचर ट्रेनिंग को, सेटअप ग्रेवियंस रेजिडेंशियल कमिटीज एंड टेक स्टेप टू एनरोल, कैंपेन टू रजिस्टर द बर्थ, बच्चों कितने बर्थ हुए, तो ये सब काम डीओई के हैं। याद रखेंगे डीओई के क्या क्या काम है। आज स्पेशल एंड सोशल मैपिंग, स्थानिक और सामाजिक मानचित्रण, उन बच्चों की पहचान करें जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा पाते। विद्यालय मानचित्रण की प्रक्रिया, गांव में पर्यावरण, ग्राम शिक्षा समिति की गठन सदस्य, रफ स्थानीय मानचित्रण तैयार करना, घरेलू सर्वेक्षण करना, नामांकन की स्थिति, गांव विद्यालय शिक्षा रजिस्टर तैयार करना, लोगों के लिए नक्शे और विश्लेषण, लोगों के सुझाव प्राप्त करना। तो ये सब काम हमारे डीईओ करेगा कि हमारे स्थानिक में कितने कौन कौन बच्चे हैं जो स्कूल में आने चाहिए, कौन नहीं आने चाहिए। लाइक 3 साल से पहले के बच्चे को हम एडमिशन नहीं देंगे, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में ही होगा। स्थानिक सारा मानचित्रण आपको पहले से ही तैयार रखना है डीईओ को। रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग, अब रिसोर्स सेंटर, द डाइट्स एंड डीपीईपी हैव अ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट, योजना के लिए संसाधन केंद्र कौन सा है, डाइट्स और डीपी में एक योजना और प्रबंधन इकाई है। अप्राइजल, अब मूल्यांकन, अप्राइजल क्या है, द डिस्ट्रिक्ट प्लान बिफोर इट फाइनलाइज्ड गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अप्राइजल। तो डिस्ट्रिक्ट ने कोई भी प्लान बनाया, उसको फाइनलाइज्ड करने से पहले की प्रोसेस को हम अप्राइजल कहते हैं। जिला योजना के अंतिम रूप देने से पहले मूल्यांकन नामक प्रक्रिया से गुजरती है। सबूत के आधार पर में उपलब्ध कराया गए डाटे का पता लगाना, वास्तविक स्थिति, जरूरतों के औचित्य आदि पर आदि डीईओ को निजी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से योजना को लागू करना होता है। तो लागू करने से जैसे कंप्लीट प्रोसेस हो गई, उसके बाद उस पर एक बार मूल्यांकन डालना, उसे अप्राइजल कहते हैं। फाइनलाइज्ड करने से पहले जो काम डीईओ हमारा करता है। तो ये जितना भी मैंने आपको काम बताया ना, ये हमारे सारे डीईओ के, डीआरसी डाइट के, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी, इन सब के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेशल एंड सोशल मैपिंग का ध्यान रखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एंड रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग, जिसमें रिसोर्स सेंटर और प्लानिंग में काम डाइट और डीपीईपी का है। अप्राइजल क्या है, ये टर्म्स आपको बस पता होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, पार्टनरशिप विद एनजीओ इज कन्विंस्ड इन 3 वेज। तो हम इम्प्लीमेंट, कार्यान्वयन कैसे कर सकते हैं जो भी हमने प्लान फाइनलाइज किया। गैर सरकारी संगठन के साथ साझेदारी कल्पना 3 तरीकों से की जाती है। तो 3 तरीके से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक तो थ्रू डायरेक्टली करी, थ्रू डायरेक्ट फंडिंग के द्वारा, फंडिंग बाय आइडेंटिफाइड नेशनल एंड स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, फंडिंग बाय विलेज एजुकेशन कमेटी के द्वारा। तो इन 3-4 तरीकों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना जो भी हमने प्लान बनाया है विलेज के लिए, अपना पूरा ब्लॉक के लिए, उन सारी चीजों को। अब एग्जाम में यहाँ से ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इम्प्लीमेंट की प्रोसेस है वो पार्टनरशिप विद एनजीओ इस कन्वर्ज कितने तरीकों से हो सकती है। 3 तरीकों से, 3 तरीके आपको दिए होंगे, किस तरीके से नहीं हो सकती। थ्रू डायरेक्ट हो सकती है, थ्रू डायरेक्ट फंडिंग हो सकती है, फाइंडिंग बाय आइडेंटिफाइड नेशनल एंड स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा हो सकती है। तो इस तरीके से ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो आपको एलिमिनेट करना होगा। अब मॉनिटर एंड सुपरविजन ऑफ स्कूल, स्कूल की निगरानी और प्रवेशन कौन करेगा। रोल ऑफ कम्युनिटी का काम है स्कूल की निगरानी रखना, प्रवेशन रखना। विलेज एजुकेशन कमेटी, वार्ड एजुकेशन कमेटी, ऑल चिल्ड्रन कम टू स्कूल रेगुलरली, एनरोलमेंट, रिटेंशन ऑफ स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, क्वालिटी एजुकेशन, लोकल लेवल टीचर्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब रोल इंपॉर्टेंट अदा करना है कम्युनिटी को भी। रोल ऑफ बीईओ को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का क्या काम है, तो विजिट एवरी स्कूल, कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग की कंडीशन देखनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हाइजीन लेवल, गिव फीडबैक टू डीईओ, तो डीईओ को प्रॉपर फीडबैक देना है। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इशू इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो मैनेजमेंट और गवर्नेंस से क्या रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं एलिमेंट्री लेवल पर, इशू रिलेटेड विद गवर्नेंस, अभिशासन से संबंधित मुद्दे। तो स्कूल प्रणाली में प्रवेश के अधिकारों को कायम रखा जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल को अपने प्रवेश नीति प्रकाशित करने की आवश्यकता है कि एडमिशन प्रोसेस आप बताओ, अपना स्कूल सिस्टम जो आपने एस्टेब्लिश किया है किस तरीके से उसमें एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, वो सारा क्लियर होना चाहिए। स्थानीय निकाय को क्या आश्वासन मिलेगा कि फंडिंग सुरक्षित रहेगी और जारी रहेगी। तो जो स्थानीय लोकल बॉडीज है उनको किस तरीके से पता चलेगा कि फंडिंग प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है स्कूल में या नहीं। तो उन सारी चीजों को क्लियर करो भाई। विभिन्न स्थानीय निकाय को केंद्रीय संसाधन कैसे आवंटित किए जाएंगे। धन के उपयोग में स्थानीय अधिकारी को क्या स्वतंत्रता दी जाएगी भाई। जो लोकल अथॉरिटीज सारी चीजों की देखरेख कर रही है तो उसको क्या स्वतंत्रता है। यदि स्थानीय निकाय को प्राथमिक शिक्षा के वित्त पोषण के लिए अपने स्वयं के धन को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होना है तो किन स्रोतों का उपयोग कर सकता है। स्थानीय अधिकारी के वित्त की देखरेख और लेखा परीक्षा कौन करेगा कि स्थानीय अधिकारी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके वित्त की। तो ये सारे इशू रिलेटेड हैं हमारे मैनेजमेंट में गवर्नेंस से रिलेटेड।
पूछ सकते हैं कौन सा इशू नहीं है, कौन सा इशू है, बस एक बार आंखों से निकाल देना है। चैप्टर आप देखो एनआईएस की समरी डिटेल वाली पढ़ के ही ये करना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप शॉर्टकट मारने की सोच रहे हो कि ये समरी मैं बिना चैप्टर पढ़े कर लूं, तो थोड़ा कठिन होगा। अब टीचर रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट उनको थोड़ा कम समझ आएगा, जो बिना डिटेल चैप्टर्स पढ़ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर तभी तो आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप डिटेल समरी नहीं पढ़ के आए हैं। शिक्षक भर्ती और प्रबंधन, अब टीचर रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट से क्या इशू है, हमारे क्या बातें हैं टीचर रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड। जब तक राज्य के मानदंड एनसीटी द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप है, तब तक राज्य अपने स्वयं के मानदंडों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो एनसीटी से रिलेटेड आपके नॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। गवर्नमेंट हैव टू एंश्योर दैट देयर आर नो सिंगल टीचर इन स्कूल, तो एक ओनली वन टीचर एक स्कूल में नहीं होने चाहिए कि आप एक टीचर के भरोसे एक स्कूल चला रहे हो। एट लीस्ट 50% ऑफ टीचर आर वुमेन इज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो एक पूरे स्कूल में 50% महिला टीचर होनी, महिला वुमेन ही टीचर होनी चाहिए। अब रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल है, जो हमारी एसएमसी है, इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर का पूरा सार एसएमसी के इर्द गिर्द घूमेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी बातें भी ठीक थी, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो यहाँ तक पूछा है, वेरी गुड, यू आर सीरियस कैंडिडेट फॉर योर DSSB PRT एग्जाम एंड यू डेफिनेटली अचीव सक्सेस। अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिकॉग्नाइज। मान लो एक स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हो गया, आज उसको मान्यता मिल गई, तो उसके 6 मंथ के लास्ट डेट तक उस स्कूल में एसएमसी कमेटी बन जानी चाहिए। 6 मंथ का टाइम होता है। एसएमसी हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी 2 ईयर, तो हर 2 साल में, हर 2 ईयर में रिकंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, नई दोबारा से नई एसएमसी मेंबर्स बनाने चाहिए। 75% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसएमसी पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का स्ट्रेंथ कितना होगा, 75%। एंड 25% स्ट्रेंथ जो होगी वो एसएमसी की 1/3 लोकल अथॉरिटी होंगे, 1/3 टीचर्स होंगे और 1/3 आपके लोकल एजुकेशनिस्ट होंगे। होपफुली आपको एसएमसी का रेशियो का पता चल गया होगा। 75 पेरेंट्स, 25 हमारा 3 जगह बटा है, 1/3 हमारी लोकल अथॉरिटी, 1/3 टीचर्स और 1/3 लोकल एजुकेशनिस्ट। आई नो थोड़ा तेज करवा रही हूँ मैं, हर एक वीडियो की ड्यूरेशन लंबी नहीं करना चाहती, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। एसएमसी का दूसरा काम क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान कौन बनाएगा, एसएमसी बनाएगा। रोल ऑफ एसएमसी, वाइस वर्सा रिलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जो हमारे एसएमसी SCC SCT शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों से संबंधित विभागों और संगठनों के साथ जीवंत भागीदारी बनाएंगे, तो SC ST एजुकेशन बैकवर्ड बच्चों का भी ध्यान रखेंगे एसएमसी मेंबर्स। अब स्कूल मैनेजमेंट वाइस वर्सा द RT एक्ट 2009, अब जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके अंदर RTE 2009 के भी नियम हैं, उन दोनों का सम्मिलित रूप आप देख सकते हैं। तो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो जो स्कूल है, जो एक स्कूल रन करता है, वो किस एक्ट के अंदर रन करता है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द स्कूल इज नॉट रन फॉर प्रॉफिट टू एनी इंडिविजुअल ग्रुप, तो स्कूल किसी व्यक्ति समूह के लाभ के लिए नहीं चलाए जाते। द स्कूल कन्फर्म द वैल्यू एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्कूल संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप है। The school building or other structure or the groups are used only for the purpose of education and skill development के लिए यूज होते हैं। The school is open to inspection by any officer authorized by the state government और local authority के बाद, और उन्होंने अथोराइज्ड कर दिया उसके बाद ही कोई स्कूल ओपन हो सकता है। The school has required infrastructure according to the norms के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं हमारे, ये जो हमारा सोसाइटीज रिकॉग्निशन एक्ट 1860 है, इसके अकॉर्डिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर पार्ट 4, जो पार्ट 4 है उसका सेक्शन 7 के 1, 2, 3 में कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कमजोर वर्ग, जो हमारे SC ST वीकर सेक्शन डिसेबल्ड बच्चे, उनको प्रवेश देना ही देना होगा। तो किस सेक्शन के तहत, 7 सेक्शन के तहत, उसमें भी 1, 2, 3 पार्ट के अंदर। क्वालिफाइड ट्रेन टीचर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NCT से प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए, NCERT और SCERT से, जैसे कि जो आपने जहां से आपने DLED की है वो NCT से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं नेटवर्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो एक नेटवर्क बनाना है किस लिए, ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNIP यूनियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज डिफाइंड कैपेसिटी, उन्होंने
क्या कहा है कि जो कैपेसिटी है उसको द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज टू परफॉर्म फंक्शन, जब हमारा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी परफॉर्म करते हैं फंक्शन, सोल्व प्रॉब्लम एंड सेट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव इन अ सस्टेनेबल मैनर्स, तो उस चीज को हम एक प्रॉपर कैपेसिटी कहते हैं, एक अच्छा नेटवर्क कहते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एस्टेब्लिश्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। INTRAC इंटरनेशनल एनजीओ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है एक। देखो नेटवर्क किस लिए जरूरी है, ताकि एक नेटवर्क रहे, प्रॉपर इंडिविजुअल हो उसमें, इंस्टीट्यूशन हो, सोसाइटीज हो, तो परफॉर्म कर सकें एक साथ, बेहतर सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो उसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा है, कैपेसिटी कहा है। बस इस चीज को ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट UAE, तो ICT का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो द एबिलिटी ऑफ यूजर टू कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल नेट। तो ये स्कूल नेट के थ्रू ही हो सकता है, जब हम कम्युनिकेशन करते, कोलैबोरेट करते, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसे क्या कहते हैं, स्कूल नेट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फुल फॉर्म आ जाती है गाइस, DSSB में पूछ लेंगे PDA की फुल फॉर्म क्या है, तो जिसने पढ़ रखा है वही बता पाएगा, बाकी सब तो तुक्के लगा के आ जाएंगे। फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएटल एक्सेस टू ICDS इज ऑफन लेबल्ड द डिजिटल डिवाइड। ICT तक अंत पहुंचने की घटना को अक्सर डिजिटल डिवाइस कहा जाता है। अब 3 डिवाइस यूज होते हैं ICT में, लैंग्वेज लिटरेसी, यूज ऑफ द इंटरनेट, लिटरेसी स्पेशल कल्चर ऑफ रीडिंग लर्निंग। तो लैंग्वेज लिटरेसी एंड लर्निंग, तो ये 3 हमारे ड्राइव्स हैं ICT यूज के, लैंग्वेज लिटरेसी एंड लर्निंग। यूजिंग ICT टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज अ स्कूल नेट, तो स्कूल नेट क्या है, नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज का नेटवर्क होता है, जिसमें अथॉरिटीज होती हैं, स्कूल होता है, हमारे टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, वाइडर एजुकेशनल रिसोर्स होते हैं, इज नोन एज स्कूल नेट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्कूल नेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जेनेरिक नेम टू रेफर टू ICT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एक तरीके से स्कूल नेट के थ्रू हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जेनरिक नेम ICT बेस्ड तरीके से मैनेजमेंट अच्छी तरीके से अपने सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग द यूज ऑफ ICT इन स्कूल। फंक्शन ऑफ स्कूल नेट का फंक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करना, कंटेंट सर्विस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन बच्चों को नोट्स देना एंड सारी चीज़ों को ऑनलाइन मैनेज करना, बच्चों के स्कूल का डाटा, स्ट्रेंथ, टीचर रिक्रूटमेंट्स, एवरीथिंग। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट हो सकता है 2-3 स्कूलों के एक साथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेटिव एंड एडवोकेसी, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है ऑनलाइन तरीके से। स्कूल नेट एज एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICT कौशल को बुनियादी अनुप्रयोगों की क्षमता, जैसे कि ईमेल संदेश भेजने की क्षमता से लेकर उच्च क्रम के कौशलों, जैसे कि एक से जानकारी का पता लगना, मूल्यांकन, विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता तक, मतलब ICT स्कूल नेट एज अ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल नेट हेल्पफुल है ताकि हर एक चीज को हम कनेक्ट कर सकें, ICT की हेल्प से सब तक पहुंचा सके, अच्छे से मैनेज कर सके अपने ओल सिस्टम को स्कूल के। फाइनेंशिंग पैटर्न क्या है, वित्त व्यवस्था प्रारूप क्या है हमारे स्कूल का, जो पहले केंद्र और राज्य सरकार का, केंद्र का 85% था, 15% था, 15% राज्य का था, फिर 75% हुआ केंद्र का और 25% राज्य का हो गया। अब 50-50% हो चुका है, 50 ही केंद्र का, 50 ही राज्य का फाइनेंसिंग जो वित्त व्यवस्था करेंगे। भारत सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करेंगे, उनको फंडिंग देंगे। किस तरीके से आपको अपना काम करना है, देखो राज्य तो कौन देगी, भारत सरकार फंडिंग करेगी। राज्य सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर सरकार के शेयरों की पिछली किश्तों को राज्य का क्रियान्वयन समिति को हस्तांतरित किए जाने के बाद ही किश्तें पहली को छोड़कर जारी करती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा नहीं है। तो जो हमारा मिड डे मील है वो SSA का पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। राज्य सरकार की प्रारंभिक शिक्षा की अन्य सभी मौजूद योजनाएं भवन NCT की 9वीं योजना के बाद SSA में मिला दी गई। तो जो हमारे बाल भवन को छोड़कर एंड NCT को छोड़कर जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन नेशनल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो SSA के अंडर जोड़ दी गई। ये बात हमारी इस चैप्टर के अनुसार, NIS के अनुसार है। चैप्टर 7 ऑलमोस्ट हमारा हो गया है फिनिश। जिन्होंने NIS की बुक डिटेल में पढ़ी है उनको तो इजीली समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको आइडिया लग गया होगा। तो अब आप ये चाहे तो समरी करके उसको पढ़ लो बुक को, तो भी हेल्प मिलेगी, या बुक को पढ़ने के बाद इस समरी को कर लो, दोनों तरीके से हेल्प तो मिलनी है, आप अवगत हो जाएंगे। बाकी हम साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन आपका एक एक चैप्टर होता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन
हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना।